गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा चौधरी और मेरे साथ पढ़ रहे हैं आप कक्षा 9th की साइंस और जिसके चैप्टर नंबर 2 यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं जिसका नाम है, उसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था कि जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध होते हैं यानी एक ही प्रकार के परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर बने हुए हैं तो वो शुद्ध होंगे, या फिर ये हो सकता है कि जैसे तत्व क्या हैं या फिर परमाणु क्या हैं। और उसके बाद में बच्चों हमने ये भी देखा था कि जो यौगिक हैं, मिश्रण हैं, वो क्या होते हैं। यौगिक का मतलब क्या होगा, यानी जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक तत्व होंगे वो एक निश्चित अनुपात में संयोग कर लेते हैं और फिर बना लेते हैं यौगिक, जैसे H2O है। लेकिन उसके बाद में बच्चों हमने मिश्रण पढ़ा था। मिश्रण का मतलब क्या है, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं लेकिन उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है, उसे कहा जाता है बच्चों मिश्रण, जो हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण भी होता है और विषमांगी मिश्रण भी होता है। और समांगी मिश्रण के अंदर बच्चों हमने देखा था कि उनके जो संघटक होते हैं यानी जो कंपोनेंट होते हैं वो समान होते हैं, और विषमांगी के अंदर क्या आ जाएगा कि उनके जो कंपोनेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। फिर बच्चों हमने देखा था कि जैसे विलयन जो क्या होता है, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलकर बना होता है, और सॉल्वेंट क्या होगा यानी अधिक मात्रा में होगा और सॉल्यूट होगा वो कम मात्रा में होगा। और उसके बाद में बच्चों हमने इसके अंदर देखा था जैसे कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन वो होते हैं जिनके कणों का आकार होता है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, और ये हमारी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते। जैसे दूध है, स्टार सॉल्यूशन है, ये कोलाइडी सॉल्यूशन के ही एग्जाम्पल हमने पढ़ा था। उसके बाद में बच्चों हमने एक घटना पढ़ी थी टिंडल प्रभाव, जो टिंडल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, और उसने ये बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो वो प्रकाश की किरणों को फैला देती है, और प्रकाश की किरणों का फैलाना ही क्या है, टिंडल प्रभाव है। जैसे रोशनदान में से प्रकाश की किरण यानी सनलाइट की किरणें आ रही हैं तो उसको फैला रही हैं, ठीक है, वो क्या है, टिंडल प्रभाव है। इसी तरीके से घने जंगल के अंदर से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है और वो किस तरीके से फैल रहा है वो भी किसके कारण हो रहा है, टिंडल प्रभाव के कारण ही हो रहा है। इसका हमने यहाँ अध्ययन करा था। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 6 के अंदर अभ्यास प्रश्न है उनको हल करके देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। हमने पृथक्करण की कुछ विधियां पढ़ी थी, उनके आधार पर ही हमें बताना है कि इनको हम किस तरीके से पृथक कर पाएंगे। ए के अंदर बच्चों हमसे पूछा गया है सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड यानी हमने मान लिया इस तरीके से एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने क्या भर दिया, सोडियम क्लोराइड। ये तो वाटर था इस तरीके से, और इसके अंदर भरा हुआ है, ये हमने ले लिया NaCl, क्योंकि NaCl ही क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड होता है। और ये हमने क्या भरा हुआ है, वाटर यानी जल भरा हुआ है। और हम इसको क्या करते हैं, एक बर्नर की सहायता से इस तरीके से हम इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे बच्चों तो ये जो वाटर होता है ये तो क्या होगा, यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, और जो NaCl है इसके क्रिस्टल होंगे वो अलग हो जाते हैं। जो मेथड होता है वाष्पीकरण, और इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वाष्पीकरण। नेक्स्ट है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में। तो बच्चों हमने ये देखा था कि जो अमोनियम क्लोराइड यानी जिसे हम नौशादर भी कहते हैं, और इसके अंदर क्या है कि जो सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है इनको एक दूसरे से अलग करना है। तो वो प्रक्रिया होती है बच्चों ऊर्ध्वपातन, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब ठोस अवस्था है वो सीधे ही द्रव अवस्था में बिना चेंज हुए गैस अवस्था के अंदर चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट देखो बच्चों, सी के अंदर धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, यानी इसके अंदर हम करते हैं छानन या निस्यंदन विधि का उपयोग, जो हमारा आंसर है। अब बच्चों इस चीज को हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमने क्या करा कि ये एक इस तरीके से कीप लाइक स्ट्रक्चर ले लिए, ये इसकी क्या है, फनल है। अब इसके अंदर हमने एक क्या लिया, छानक पत्र इसमें लगा दिए, जैसे ये छानक पत्र हमने लगा रखा है। और इसमें हमने क्या करा, एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर यानी हमने क्या रखा हुआ है, ऑयल ले रखा है। और इस ये तो जो ऑयल है, और इस ऑयल के साथ ही क्या है, इसमें मेटल के कुछ टुकड़े हैं।
अब अपने को क्या करना है, इसको अलग करना है। तो ये हमने एक बीकर अलग ले लिया और इस बीकर के अंदर यानी जैसे ही इसमें जो हमने लिया कि जो ऑयल है उस ऑयल के साथ में मेटल यानी धातु के टुकड़े भी हैं, तो जब हम इसको छानन पत्र के द्वारा छानते हैं तो जो धातु के टुकड़े हैं वो तो ऊपर छानन पत्र के ऊपर ही रह जाते हैं और जो ऑयल है वो इस बीकर के अंदर अलग हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर है वो हमने लिखा छानन या निस्यंदन विधि के द्वारा। डी के अंदर बच्चों दही से मक्खन निकालने के लिए, यानी हम देखते हैं कि जैसे दही को हम मथते हैं मथनी के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, यानी जैसे उसको इस तरीके से मथते हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो हल्के कण होते हैं वो तो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मक्खन हल्का होता है तो मक्खन तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाता है और छाछ वो नीचे रह जाती है। तो वो प्रक्रिया कहलाती है बच्चों अपकेंद्रण और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अपकेंद्रीकरण। उसके बाद में ई के अंदर हमसे पूछा गया है जल से तेल निकालने के लिए, यानी जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण कीप का उपयोग किया जाता है। और इस चीज़ को बच्चों हम इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी हमने क्या करा, एक इस तरीके का, यानी ये होती है पृथक्करण कीप, ऐसे इस तरीके की शेप होती है और इसके अंदर बच्चों ये जैसे वॉच ग्लास लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो एक बर्तन और हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर हमने क्या करा, जैसे हमने यहाँ इसके अंदर ये वाटर डाला और उसके साथ में इसके अंदर ये है ऑयल भी, तो ये तो बच्चों ऑयल का लेवल हो गया और ये किसका हो गया, जैसे वाटर का हो गया। तो ये हमने वाटर ले लिया। अब जैसे ही हम इसका जो टेप खोलते हैं यानी स्टॉप कॉक है उसको खोलते हैं तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, वाटर तो अलग हो जाता है और जो ऑयल है उसका लेवल अलग हो जाता है और इस मेथड को कहा जाता है बच्चों पृथक्करण कीप द्वारा। नेक्स्ट देखो बच्चों, चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, यानी जैसे हम चाय बनाते हैं और उस चाय को छननी से छानते हैं, तो छानने की जो विधि है यानी छानन विधि है उसके द्वारा हम चाय से चाय की पत्तियों को पृथक कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा छानन विधि द्वारा। जी देखो बच्चों, बालू से लोहे के पिनों को पृथक करने में, यानी जैसे हमने मान लिया ये क्या है, बालू रेत है, इस तरीके से ये एक बर्तन है जिसके अंदर हमने क्या करा, बालू रेत भर ली। अब इसके पास में हम क्या करते हैं, जैसे चुंबक लेके जाते हैं और ये चुंबक हो गई जिसके अंदर बच्चों ये इसके नॉर्थ पोल है और ये इसके साउथ पोल है। चुंबक हमने पढ़ी थी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यानी जो इस बालू के अंदर चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो क्या होंगे, इसकी तरफ चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो इस तरीके से चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बालू रेत से लोहे की जो पिन है उनको अलग कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण। एच के अंदर बच्चों हमसे पूछा गया है भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में, यानी जो भूसा है यानी हम गेहूं साफ करते हैं तो उन गेहूं साफ करने के लिए हम क्या छाजला है या कुछ ऐसे औजार को यूज करते हैं जिसके द्वारा क्या हो, यानी फटक सके उनको और उनसे धूल के कण हैं उनको अलग किया जा सके। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है वो होती है बच्चों फटकन विधि। नेक्स्ट देखो, पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए, यानी भारण विधि। अब इस भारण विधि के अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे हमने क्या करा, यानी 3 टैंक ले लिए जिसके अंदर हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले जैसे अशुद्ध पानी है उस अशुद्ध पानी को सप्लाई करने के लिए जैसे तल टैंक है, फिर भारण टैंक है, उसके बाद में जैसे जो तीसरा टैंक है उसमें से गुजरेगा और उसके बाद में उसका क्लोरीनीकरण कर दिया जाता है और फिर उसको क्या कर लिया जाता है, छान लिया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों वो पानी होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसका आंसर होगा भारण विधि। उसके बाद में बच्चों जे के अंदर पूछा गया है कि पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में। तो इसके अंदर बच्चों हमने पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी, यानी हमने क्या करा, एक जैसे छानन पत्र लिया और उस छानन पत्र के ऊपर जैसे जो पुष्प की पंखुड़ियां थी उनको निचोड़कर जो उनका रंग था वो उसके ऊपर आ गया। अब हमने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर कांच की रोड लगा दी और उसके बाद में हमने क्या करा, वो छानक पत्र उसके अंदर डाल दिया। तो हम ये देखते हैं कि उसका जो कलर है वो किसके अंदर जा रहा है, वाटर के अंदर जा रहा है, यानी जिससे उसका लेवल है वो ऊपर तक उस छानक पत्र के ऊपर शो हो जाता है कि इनके अंदर कौन कौन से कलर हैं। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी जो मेथड होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रंजकों को पृथक कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट देखो बच्चों, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरण रंजकों को पृथक करने में विलायक, विलय घुलना और घुलनशील, अघुलनशीलता, घुले तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करेंगे।
यानी बच्चों इस चीज़ को आप इस तरीके से समझना, यानी जो सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने कहा ये सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? ये बना होता है बच्चों सोलवेंट और प्लस सोल्यूट से। ठीक है, जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी जिसे हम विलायक कहते हैं, और जो सॉल्यूट होता है वो होता है विलेय, यानी कम मात्रा में। अब मान लो हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। तो पानी जो लेते हैं वो तो क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, यानी विलायक होगा। उसके बाद में जैसे हम चाय की पत्ती मिला रहे हैं या उसके अंदर मिल्क डाल रहे हैं या शुगर डाल रहे हैं, तो वो उसके अंदर क्या हो जाएंगे? सॉल्यूट, यानी विलेय हो जाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम ये देखते हैं कि इनके अंदर घुलना, यानी जैसे वो चाय की पत्ती अपना जो कलर छोड़ रही है या चीनी उसके अंदर जो मिक्स हो रही है, तो वो उसका घुलना हो गया, यानी घुलनशीलता भी आ जाएगी। फिर हम ये देखते हैं कि जैसे चाय की पत्ती है वो अपना कलर छोड़ने के बाद, यानी उसके बाद में जो छननी के ऊपर रह जाती है वो होती है उसकी अघुलनशील, यानी चाय की पत्ती, और उस तरीके से उसके अंदर घुले यानी फिल्ट्रेट जो ऊपर रह गया वो हो गया। और इस तरीके से हम इनके अंदर क्या करेंगे? जो अवशेष है इन सब शब्दों को हम इस तरीके से लैंग्वेज के रूप में इसका आंसर लिखेंगे। लगभग 100 ml जल यानी विलायक को एक बर्तन में उबालेंगे। इसके अंदर दूध, चाय पत्ती, 1 चम्मच चीनी यानी जो विलेय डालेंगे, यह हमने समझ लिया। चीनी विलयन बनाती है, यानी चीनी उसके अंदर क्या हो जाती है? घुल जाती है। यह जल में घुलनशील है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। चाय बनने के बाद छानने पर चाय पत्ती अवशेष के रूप में अलग हो जाती है, क्योंकि ये अघुलनशील होती है। ये भी हमें पता है कि चाय की जो पत्तियाँ होती हैं वो अघुलनशील होती हैं, इसका घुलना असंभव होता है। तो इस तरीके से ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो बच्चों, चाय घुले फिल्ट्रेट के रूप में विलयन में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमानों पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है। अब जिसके अंदर जैसे विलेय पदार्थ है और ये तापमान की वैल्यू दी गई है, इसके अंदर जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, और ये इनके तापमान की वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट देखो बच्चों, ए के अंदर हमसे पूछा गया है 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे? यानी 100 ग्राम जल में तो 313 केल्विन पर संतृप्त विलयन के लिए पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू हमें प्रश्न के अंदर दी गई है 62 ग्राम। अब हमसे पूछा गया है कि 50 ग्राम के अंदर, तो 50 ग्राम के अंदर मतलब क्या आ जाएगा? यानी 62 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू में 50 आ गया। अब 52 जा कितना आता है? 100 होता है। तो इस तरीके से 62 डिवाइडेड बाई क्या आ गया? 2 आ गया, और ये हो गया 50 ग्राम के लिए आंसर 31 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा होगा तो वह क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। तो बच्चों पोटेशियम क्लोराइड है, उसका जो संतृप्त घोल है, उस विलयन को ठंडा अगर किया जाता है तो होगा क्या कि उसके क्रिस्टल हैं वो प्राप्त होंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त घोल यानी विलयन को ठंडा किया गया तो प्रज्ञा ने अवलोकन किया कि ठोस पोटेशियम क्लोराइड अर्थात पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल विलयन से पृथक हो गए, क्योंकि ठंडा होने पर घुलनशीलता घटती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, सी पार्ट, 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता पर परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि तापमान पर, यानी ये जैसे 293 केल्विन तापमान जो हमें दिया गया है, इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे अधिक जो घुलनशीलता है वो किसकी होगी। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि इसके अंदर जितनी ज़्यादा मतलब मात्रा होती है पदार्थ की, उतनी ही ज़्यादा वो घुलनशील होते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि जो सबसे ज़्यादा होगा वो तो क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड घुलनशील होगा, क्योंकि इसकी जो मात्रा दी गई है वो 37 किलोग्राम दी गई है। और इस तरीके से पोटेशियम नाइट्रेट है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 32 ग्राम। और
उसके बाद में सोडियम क्लोराइड है, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 36 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड की हमें दी गई है 35 ग्राम। तो हम लिखेंगे इस तापमान पर अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता सबसे अधिक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये देखते हैं कि तापमान को जैसे ही बढ़ाते हैं तो उसकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, और अगर हम तापमान को कम कर देते हैं तो उसकी घुलनशीलता भी कम हो जाती है। तो हम आंसर लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर घुलनशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। यानी ए हमसे पूछा गया है संतृप्त विलयन, और बी हमसे पूछा गया है शुद्ध पदार्थ, और सी हमसे पूछा गया है कोलाइड, और डी हमसे पूछा गया है निलंबन। तो हम देखते हैं इनका सॉल्यूशन। सबसे पहले बच्चों है संतृप्त विलयन, यानी किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में हम और अधिक विलय नहीं मिला पाए तो वो होता है उसका संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और हमने यही कहा था कि विलयन बनाने के लिए विलायक और विलय होते हैं, जिसमें विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है और विलय होता है वो कम मात्रा में होता है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि अगर हम उस विलायक में और अधिक विलय न मिला पाए तो इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, किसी निश्चित तापमान पर जब विलयन में और अधिक विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। किसी पदार्थ की विलयन क्षमता तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, शुद्ध पदार्थ यानी वह पदार्थ जिसके अंदर क्या हो, एक ही प्रकार के अणु या परमाणु से वो मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब वो कैसा होगा, शुद्ध होगा। जैसे सोना है, इसी तरीके से लोहा है, चीनी है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु या परमाणु होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सभी तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जैसे सोना, लोहा, चीनी, जल, साधारण नमक आदि। नेक्स्ट देखो बच्चों, कोलाइड यानी जो कोलाइड विलयन होते हैं उनके जो कणों का आकार होता है बच्चों वो होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और इन कणों को हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते, यानी हमारी जो नेक्ड आइज हैं उनके द्वारा हम इन्हें नहीं देख सकते। और ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं बच्चों, इसके अंदर से ही जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो वो किरणें फैल जाती हैं, यानी टिंडल का प्रभाव होता है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब क्या है, जिसके अंदर कंपोनेंट होंगे वो समान नहीं होते। तो हम यहाँ लिख रहे हैं विषमांगी मिश्रण है, जिसमें कणों का आकार इतने छोटे होते हैं कि वह पृथक रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं। कोलाइडी विलयन प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं और इसी के कारण होती है टिंडल घटना। और कोलाइड में प्रकाश का मार्ग आसानी से दिखाई देता है, जैसे दूध है, धुआं है आदि। अब इस चीज़ को बच्चों हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जैसे हमारे जो कमरा है उस कमरे के अंदर जैसे जो कोई धूल मिट्टी है तो उसके भी कण होंगे, तो उनके कणों में से जो क्या प्रकाश गुजरता है तो उससे क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, निलंबन यानी निलंबन भी क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके जो कणों का आकार होता है बच्चों वो कोलाइडी विलयन के कणों से बड़ा होता है, यानी इसमें से हम ठोस पदार्थ है उनको आसानी से प्रक्षेपित कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, यानी इसके अंदर भी जो संघटक हैं वो समान नहीं है। इसमें एक ठोस पदार्थ द्रव में प्रक्षेपित होते हैं, जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। जैसे पानी में मिट्टी का घोल है या पेंट है, वो इसके क्या जाएंगे, एग्जाम्पल होंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। यानी आपको यहाँ दिया गया है जैसे सोडा जल है, लकड़ी है, बर्फ है, वायु है, मिट्टी है, सिरका है और छनी हुई चाय है, और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर समांगी मिश्रण कौन सा है और विषमांगी मिश्रण कौन सा है। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि इनका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले है बच्चों जैसे सोडा जल, तो सोडा जल क्या होता है, जैसे मिनरल वाटर होता है, उस मिनरल वाटर के अंदर अगर हम क्या करें यानी सोडियम बाइकार्बोनेट मिला देते हैं तो वो बन जाता है बच्चों सोडा जल। और सोडा जल है ये कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है, यानी इसके अंदर जो कंपोनेंट हैं वो समान मात्रा के अंदर हैं। उसके बाद में है बच्चों लकड़ी है, तो लकड़ी के अंदर जो भी कंपोनेंट है क्या वो समान मात्रा में होते हैं, नहीं, इसका मतलब ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद में बच्चों जैसे बर्फ है, तो बर्फ किससे बनती है,
जल से ही बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके अंदर जो जल के कण होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, यानी समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद में है बच्चों जैसे वायु है, तो वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है, तो ये भी कैसा होगा, समांगी मिश्रण ही होगा। उसके बाद में जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर तो क्या है, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स होते हैं और जिसके अंदर उनका कंपोनेंट होता है वो, यानी उनका जो कंपोजिशन होगा वो सेम नहीं होता, यानी हम कह सकते हैं वो कैसी होगी, विषमांगी मिश्रण ही होगा। सिरका है, यानी सिरके का जो फॉर्मूला होता है, यानी जिसको हम क्या करते हैं, आचार में यूज करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3COOH, यानी एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये जो सिरका होता है वो भी कैसा होता है, समांगी मिश्रण ही होता है। उसके बाद में छनी हुई जो चाय है वो भी कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। तो बच्चों शुद्ध जल है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही प्रकार के तत्व यानी एक ही प्रकार के परमाणु और अणु से मिलकर ही बना होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो शुद्ध जल होता है उसका क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर उसमें अशुद्धियां होंगी तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। तो शुद्ध जल होगा, इसका मतलब वो एक ही प्रकार के परमाणु और अणुओं से मिलकर बना होता है। तो हम यहाँ आंसर क्या लिखेंगे, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और अशुद्धियां होने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। यदि दिया रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलने लगे तो यह शुद्ध जल है, क्योंकि हमने क्या कहा, शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और जो हमने रंगीन पदार्थ लिया है अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलना शुरू कर दे, इसका मतलब वो कैसा है, शुद्ध है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो इसके अंदर हमें जैसे ये दिए गए हैं H तक, और हमें ये बताना है कि इसके अंदर शुद्ध पदार्थ कौन सा है। तो जैसे बर्फ है, लोहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ईंट है, वायु है, दूध है, पारा है, लकड़ी है। तो बच्चों शुद्ध पदार्थ के लिए हमने क्या बताया था, जो यानी एक ही प्रकार के परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं। तो हम इसका आंसर देखेंगे। तो बर्फ कैसा होता है, शुद्ध होता है। दूध कैसा होता है, अशुद्ध होता है, यानी दूध के अंदर क्या है, कुछ जैसे पानी मिला दिया उसके अंदर कुछ अशुद्धियां हो। लोहा है वो भी कैसा होता है, शुद्ध होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो भी शुद्ध होता है, यानी जिसे हम HCl से लिखते हैं। उसके बाद में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है वो भी कैसा है, शुद्ध है। पारा है शुद्ध होता है, जो किसके अंदर भरा रहता है, थर्मामीटर के अंदर भरा हुआ होता है। ईंट होती है वो कैसी होती है, अशुद्ध होती है। लकड़ी कैसी होती है, अशुद्ध होती है। और वायु जो गैसों का मिश्रण है वो भी कैसी होती है, अशुद्ध होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें, यानी इसके अंदर विलयन कौन सा होगा। तो बच्चों ए है जैसे मिट्टी है, बी है समुद्री जल है, वायु है, कोयला है, सोडा जल है, और इनमें से हमें पूछा है विलयन कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो मिट्टी। मिट्टी क्या है, विलयन थोड़ी है। देखो बच्चों विलयन यानी सॉल्यूशन हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, यानी सॉल्यूशन इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं जैसे ये हो गया सॉल्वेंट यानी विलायक, और उसके बाद में ये हमने मान लिया सॉल्यूट यानी विलय। तो इस तरीके से जो मिट्टी है वो विलयन नहीं है। उसके बाद में जैसे समुद्री जल है, तो समुद्री जल क्या है, विलयन है, यानी जैसे उसके अंदर जो वाटर है उसके अंदर मिनरल्स भी घुले हुए हैं, इसका मतलब वो कैसा है, विलयन है। उसके बाद में वायु है जो विलयन नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, गैसों का मिश्रण है। और कोयला है वो भी विलयन नहीं है। और जो सोडा जल है, जो हम कह रहे हैं कि मिनरल वाटर है, उसके अंदर क्या मिला दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीके से ये भी क्या बन गया, विलयन बन गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। और टिंडल प्रभाव मैंने बताया था, टिंडल नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने दिया था, और उसने क्या करा कि जो प्रकाश की किरण है उसको कोलाइडी विलयन में से गुजारा, तो उससे क्या होगा, प्रकाश की किरण है वो फैल गई। और प्रकाश की किरण का फैलना ये ही क्या है, टिंडल
प्रभाव है। और इस चीज़ को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे कमरे के अंदर जो रोशनदान से सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है वो उसके अंदर जो धूल के कण हैं उनमें से होकर जो गुजरता है तो वो क्या हो जाता है, यानी फैल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो धूल के कण हैं या जो धुआं होता है वो भी क्या होते हैं, कोलाइडी विलेन होते हैं। इसी तरीके से जैसे जंगल घना है और उसके अंदर से जो सूर्य का प्रकाश गुजर रहा है और वो फैल रहा है तो वो भी क्या है बच्चों, टिंडल प्रभाव की ही घटना का एग्जाम्पल है। अब हमसे यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे जो विलेन हैं जो क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो ए हमें दिया गया है नमक, बी हमें दिया गया है दूध, और सी हमें दिया गया है कॉपर सल्फेट का विलेन, और डी हमें दिया गया है स्टार्च सॉल्यूशन। तो हम यहाँ कहेंगे कि बी और डी यानी दूध और स्टार्च विलेन होता है वो टिंडल प्रभाव की घटना है उसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो बच्चों तत्व हमने क्या पढ़े थे, तत्व हमने वो पढ़े थे जिसकी सबसे पहले ब्रेजिलियस ने खोज करी थी। तत्व जो होते हैं वो एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यौगिक होंगे वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं लेकिन निश्चित अनुपात में संयोग करके बनते हैं। और जो मिश्रण होते हैं वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से कोई उनका निश्चित अनुपात नहीं होता है, उनसे मिलने से क्या बन जाते हैं, मिश्रण बन जाते हैं। और यही हमसे यहाँ पूछा गया है कि जैसे सोडियम है, तो जब हम पढ़ते हैं तत्वों के प्रतीक के अंदर तो हम सोडियम का प्रतीक क्या पढ़ते हैं, Na पढ़ते हैं ना, इसका मतलब सोडियम क्या हो गया, तत्व हो गया। इसी तरीके से उसके बाद में हम देखें जैसे सिलिकॉन है, ठीक है, तो सिलिकॉन को हम समझते हैं सिर्फ हम तत्व देखने के लिए, सिलिकॉन को हम लिखते हैं Si से, तो ये हो गया सिलिकॉन। उसके बाद में हम देखते हैं जैसे चांदी है, तो चांदी को हम लिखते हैं अर्जेंटम यानी Ag से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में बच्चों जैसे टिन है, तो टिन को हम शो करते हैं Sn से, तो ये क्या है, तत्व है। उसके बाद में हमसे पूछा गया है जैसे यौगिक कौन से हैं, तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट हो गया जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है। और इस तरीके से जैसे मीथेन है जिसका फॉर्मूला होता है CH4। और इसके बाद में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, CO2। और उसके बाद में जैसे मिश्रण कौन से हैं, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये देखते हैं। सोडियम क्या है, तत्व है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो हमने प्रतीक Na लिखा है बच्चों, तो इसके अंदर इसको बोला जाता है नेट्रियम, ठीक है, लैटिन भाषा के अंदर। और मिट्टी है वो हमें पता चल रहा है क्या होती है, मिश्रण होती है। चीनी का घोल है वो भी मिश्रण है, यानी पानी के अंदर हमने चीनी को घोला तो वो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। चांदी है यानी अर्जेंटम जिसके अंदर हम Ag इसका प्रतीक लिखते हैं, ये तत्व है। कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था CaCO3, तो ये क्या होता है, यौगिक होता है। उसके बाद में जैसे टिन है जिसका प्रतीक हमने लिखा Sn, तो वो भी क्या है, तत्व है। सिलिकॉन भी तत्व हो गया। और कोयला है जो क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। उसके बाद में जैसे वायु है, तो वायु भी क्या है, गैसों का मिश्रण है। साबुन है वो भी मिश्रण है। और मीथेन है जिसका फॉर्मूला हमने लिखा था CH4, वो क्या है बच्चों, यौगिक है। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसा है, यौगिक है। और रक्त है वो क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं। यानी हमसे ये पूछा गया है कि ये जो दिए गए हैं इनके अंदर रासायनिक परिवर्तन कौन शो करते हैं और कौन नहीं करते। तो बच्चों रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं, पहले हम ये देखते हैं। हमने पढ़ा था कि रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या आएगा, यानी ऐसे परिवर्तन जिसके द्वारा क्या हो, एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसको हम वापस से, यानी उस जो पहला जो प्रारंभिक पदार्थ था उसके अंदर हम परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी ये एक स्थायी परिवर्तन होता है। और ये कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। यानी ऐसा थोड़ी है जैसे हमने ये देखा, जैसे पौधे की वृद्धि है, लोहे में जंग का लगना है, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना है, खाना पकाना है, भोजन का पाचन है, जल से बर्फ बनना है, मोमबत्ती का जलना है। इनमें से जो रासायनिक परिवर्तन शो करेंगे क्या वो अपने प्रारंभिक पदार्थ में वापस आ सकते हैं, नहीं आ सकते। और वही होता है बच्चों रासायनिक
परिवर्तन। तो हम इसके अंदर जैसे एग्जांपल लें, जैसे खाना पकाना है, हमने खाना बनाया और बनाने के बाद क्या हम वापस उससे, जैसे हमने चपाती बनाई तो हम वापस उससे आटा थोड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। इसी तरीके से जैसे भोजन का पाचन हो गया, तो भोजन का पाचन होने के बाद में क्या हम उसे वापस भोजन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसी तरीके से जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल गई तो उसके क्या हो जाएंगे, जैसे लोहे का जंग लगना या फिर पौधे की वृद्धि करना, ये सारे के सारे क्या जाएंगे, रासायनिक परिवर्तन होंगे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है पौधों में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर पौधे में वृद्धि होगी यानी उसकी ग्रोथ होगी तो क्या हम उस पौधे को वापस छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसी तरीके से लोहे में जंग लग गया और इसी तरीके से खाना पकाना हो गया और भोजन का पाचन हो गया और मोमबत्ती का जलना, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट नंबर 6 के अंदर अभ्यास प्रश्न है उनको हल करके देखा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। और इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।